अब हम लोग करेंगे रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ब्रिटिशर ने कैसे अपना रिलेशन डेवलप किया। तो हमारे नेबरिंग कंट्री में हम लोग पढ़ेंगे पहले तो भूटान, फिर हम लोग देखेंगे नेपाल, फिर हम लोग देखेंगे बर्मा जिसे म्यांमार बोल रहे हैं अभी हम, फिर देखेंगे तिब्बत, फिर देखेंगे अफ़गानिस्तान। हो गया, ठीक है। भूटान, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत और अफ़गानिस्तान। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि इससे ज़्यादा कहीं कुछ है क्या। भूटान, नेपाल, बर्मा, ठीक है। भूटान, नेपाल, बर्मा, उसके बाद हम लोग देखेंगे तिब्बत और अफ़गान, ठीक है। तो भूटान, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, अफ़गानिस्तान। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। अगर मैप पे देख ले सबका लोकेशन तो कैसे होगा। ये हो गया इंडिया, ठीक है। देखो ये रहा, मेरा गंदा बन गया। चलो ये अगर हम देखें तो यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ नेपाल है, ठीक है। यहाँ भूटान है, ये एरिया। यहाँ म्यांमार है, यहाँ तिब्बत है, और यहाँ अफ़गानिस्तान है, ठीक है। ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बर्मा, ये हो गया तिब्बत, और ये हो गया अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एंग्लो भूटान रिलेशन। तो एंग्लो भूटान रिलेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि 1816 में ब्रिटिश ऑक्यूपाई असम फ्रॉम भूटानीज। ब्रिटिशर्स ने भूटान से असम को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए असम को किससे ऑक्यूपाई किया था ब्रिटिशर्स ने, तो भूटान से किया था, ठीक। There were frequent raids in adjoining territories and bad treatment was meted out of Illinois envoy in 1863-64। फिर से देखते हैं। There were frequent raids in adjoining territories। जो भी इंडिया की एडजॉइनिंग टेरिटरीज थी वहाँ बार बार रेड्स हो रहे थे, मतलब बाहर से लोग अटैक कर रहे थे, ठीक है। जो भी इंडिया की टेरिटरीज थी ना आसपास, यहाँ बार बार रेड हो रही थी, ठीक है। एंड बैड ट्रीटमेंट वाज मेटेड आउट बाई मेटेड आउट टू इलिन इनवा इन 1863-64। 1863-64 में इलिंग उस समय थे, तो बार बार अटैक होने के कारण ब्रिटिशर्स वीक हो रही थी, बाहर से बार बार इंडिया पे अटैक हो रहा था जिससे ब्रिटिशर्स वीक हो रही थी। तो इसमें क्या हुआ था ना, कि ब्रिटिश वेयर फोर्स टू सरेंडर पासेस लीडिंग टू द असम। तो असम में जाने वाली जितनी भी पासेस थी, ठीक, जितनी भी पासेस थी वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर करना पड़ा, ठीक। और फाइनली इन 1865 भूटानीज वेयर फोर्स टू सरेंडर। 1865 में भूटान ने सरेंडर कर दिया। सबसे पहले पर 1816 में भूटान से ब्रिटिशर्स ने असम लिया, फिर बार बार अटैक होने लगी बाहर से जिसमें वीक हो गया ब्रिटिशर्स, और इन्हें ब्रिटिशर्स को पासेस सरेंडर करना पड़ गया, ठीक है। फिर फाइनली 1865 में भूटान भी सरेंडर कर दिया। तो ऐसे पहला नेबरिंग कंट्री भूटान से ब्रिटिशर्स ने इस तरह से अपना रिलेशन वो किया, इस्टेब्लिश किया कि 1865 को भूटान ने भी सरेंडर कर दिया। नेपाल देखते हैं, नेपाल को इन्होंने कैसे वो किया। तो गोरखाज वेर इन कंट्रोल ऑफ नेपाल। जो भी गोरखाज थे वो नेपाल के कंट्रोल में थे। इन 1801 द ब्रिटिश एनेक्स्ड गोरखपुर। द ब्रिटिश एनेक्स गोरखपुर ब्रिंगिंग द गोरखा एंड द ब्रिटिश बाउंड्री क्लोजर। क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने गोरखपुर को एनेक्स किया, ठीक। ये जो भी स्टेट थी, छोटी सी प्रिंसली स्टेट गोरखपुर, इसे एनेक्स किया। उसके बाद क्या हुआ कि दिस एनेक्स होने के कारण गोरखा और ब्रिटिशर्स की बाउंड्री बहुत क्लोज हो गई। अब देखते हैं, मान लो क्या हुआ तो जो देख लेते हैं। ये है नेपाल,
नहीं, ये देखते पर रहने दो। ये हो गया गोरखपुर, यहाँ है गोरखाज, और यहाँ है इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स यहाँ हैं, गोरखाज यहाँ है नेपाल वाले एरिया में, ये नेपाल है। ठीक है, ये गोरखाज किसके अंडर थे? नेपाल के अंडर थे। हम लोग पहले लाइन में के गोरखा वेयर इन कंट्रोल ऑफ नेपाल, तो ये गोरखा नेपाल के कंट्रोल में था। अब क्या हुआ, बीच में गोरखपुर है, इधर इंडिया है, तो ब्रिटिशर्स ने ये गोरखपुर को एनेक्स कर लिया। अभी तो ये बीच में है ना, अभी मान लो ब्रिटिशर्स को गोरखा जाना है तो वो गोरखपुर होते हुए जा रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर इस एरिया को ब्रिटिश एनेक्स कर ले, इस पे कब्जा कर ले, तो क्या होगा कि ये पूरा इंडिया हो जाएगा। एक मिनट, गोरखाज जो नेपाल के अंडर है, ये बीच में गोरखपुर एक प्रिंसली स्टेट है, ये इंडिया है, ब्रिटिशर्स यहाँ हैं। ये अगर गोरखपुर को प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर ले तो ये नेपाल के नज़दीक हो जाएंगे, तो इन्होंने यही किया कि ब्रिटिशर्स ने गोरखपुर को एनेक्स कर लिया। अब ये हो गया पूरा इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। अब इसकी बाउंड्री हो गई नेपाल से। अब देखो आगे क्या हो। 1801 ब्रिटिश एनेक्स गोरखपुर ब्रिंगिंग गोरखा एंड ब्रिटिश बाउंड्री क्लोजर। 1801 में गोरखपुर को जब इन्होंने एनेक्स किया तो गोरखा, नेपाल और इंडिया की बाउंड्री बहुत नज़दीक आ गई। वॉर स्टार्टेड विद कैप्चर ऑफ बुतवल एंड सियोराज बाई गोरखा। नेपाल ने क्या किया या गोरखाज ने क्या किया कि बुतकल और सियोराज को एनेक्स कैप्चर करना चाहा, कैप्चर कर भी लिया। फिर इंडिया की तरफ से या ब्रिटिश इंडिया ने इन्हें जवाब दिया और फाइनली ट्रीटी ऑफ सगौली हुई। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ट्रीटी ऑफ सगौली किसके बीच में हुई थी? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में, या फिर ये गोरखा दे दे। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने नेपाल पे भी कब्जा कर लिया। तो हम लोगों ने देखा पहले भूटान हो गया, फिर नेपाल हो गया। भूटान में क्या हुआ था कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने भूटान से असम को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर बार बार ब्रिटिश इंडिया पर जो इनकी नेबरिंग कंट्रीज थी वो अटैक कर रहे थे, जिससे ब्रिटिशर्स कमज़ोर पड़ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने सारे पासेस क्या की, सरेंडर कर दी। लेकिन फाइनली भूटान को इन्होंने कब्जा कर लिया 1865 में। नेपाल को देख लिया कि गोरखा या नेपाल, बीच में गोरखपुर, इधर इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने गोरखपुर को कब्जा किया, ये बाउंड्री नज़दीक आ गई। ठीक, फाइनली फिर ट्रीटी ऑफ सगौली में इन्होंने नेपाल को सरेंडर करवा दिया। अब देखते हैं बर्मा। बर्मा कहाँ है? बर्मा इधर नॉर्थ ईस्ट में, जो म्यांमार है उस एरिया को बोलते हैं बर्मा। चलो तो चलते हैं। वास्ट रिसोर्सेस ऑफ बर्मीज फॉरेस्ट मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर एंड टू कंटेन फ्रेंच एक्सपेंशन ब्रिटिश फॉर 3 एंग्लो बर्मीज वार। बर्मा से इन्होंने 3 फाइट लड़ा। ठीक है, क्यों? पहला तो वहाँ बर्मीज फॉरेस्ट था, तो इससे ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा होता, उनके फॉरेस्ट को ये यूज़ करते। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो एक तो इनका स्वार्थ ये था कि बर्मीज फॉरेस्ट को हम लोग यूज करेंगे। दूसरा, फ्रेंच से ब्रिटिशर का फाइट था, तो फ्रेंच एक्सपैंड कर रहे थे बर्मा की तरफ, तो उन्हें रोकने के लिए भी ब्रिटिशर्स को फाइट करना था, उन्हें चैलेंज करना था। तो ये 2 रीजन था। तो 3 वॉर लड़े इन्होंने, एंग्लो बर्मा 1, एंग्लो बर्मीज वार 2nd एंड 3rd। पहला कब हुआ? 1824-26 में। इससे क्या हुआ? इससे हुआ इट रिजल्टेड इन एनेक्सेशन ऑफ रंगून बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने रंगून को एनेक्स कर लिया। रंगून कहाँ? बर्मा में। ट्रीटी ऑफ यंडोबा, ट्रीटी ऑफ यंडोबा हुआ। कौन सा ट्रीटी हुआ? ट्रीटी ऑफ यंडोबा। किसके बीच में हुआ? इंडिया और बर्मा के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने रंगून को कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश और बर्मा के बीच में हुआ क्या? ट्रीटी ऑफ यंडोबा, जिसमें रंगून को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। सेकेंड
बर्मीज वार हुआ। इट वॉज रिजल्टेड ऑफ इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डेलहौजी। तो बर्मा में सबसे पहले तो ये बर्मा जिसमें हो रहा था सेकेंड वॉर, तो उसमें लॉर्ड डेलहौजी साहब थे इंडिया में, ठीक है। तो पूछ देगा कि एंग्लो बर्मा वॉर हो रहा था तो उसमें कौन सा वो थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, डेलहौजी थे, कॉर्नवालिस थे या मिंटो थे, तो डलहौजी थे, ठीक है। ब्रिटिश वांटेड टू एक्सेस टू बर्मीज मार्केट। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, बर्मीज मार्केट में हमारा एक्सेस हो और वहाँ से टिम्बर रिसोर्सेज को हम यूज करें। टिम्बर, फिर से फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हम लोगों ने देखा ना कि फॉरेस्ट में ब्रिटिशर का इंटरेस्ट था, तो वहाँ के टिम्बर को ये लोग यूज़ करना चाहते थे। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड पेगू। पेगू क्या है, लोअर बर्मा। तो सेकेंड में इन्होंने पेगू को ऑक्यूपाई कर लिया। पहला में इन्होंने रंगून को ऑक्यूपाई किया, सेकेंड में इन्होंने पेगू को ऑक्यूपाई किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि डलहौजी साहब थे और ट्रीटी ऑफ यडोबा हुआ था ब्रिटिश और बर्मा के बीच में। फिर आया फाइनल थर्ड एंग्लो बर्मीज वार 1885। क्लोज टाइज ऑफ थिबो, बर्मीज किंग विथ ब्रिटिश राइवल। बर्मीज किंग जो थे वो ब्रिटिश के वो थे। द फ्रेंच जर्मन इटालियंस एंड द फ्रेंच जर्मन इटालियंस एंड फाइन imposed on British Timber Company led to annexation of Upper Burma in 1885। ठीक है। क्लोज टाइज भी थिबू, थिबू के साथ इनका क्लोज टाइज था, वहाँ का ये कैपिटल था, ठीक है, बर्मा का, ठीक है। तो उसके बाद जो बर्मा के किंग थे वो ब्रिटिश के राइवल्स के साथ थे, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो ब्रिटिशर के अगेंस्ट कौन कौन थे, फ्रेंच, जर्मन्स, इटालियंस, ठीक है। और बर्मा किंग ये एक तरफ थे और ब्रिटिश एक तरफ था, ठीक है। तो बर्मीज किंग ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे। फिर ब्रिटिश टिम्बर कंपनी पे इन्होंने क्या किया, फाइन इम्पोज कर दिया। ब्रिटिश टिम्बर कंपनी जो कि आई ही थी टिम्बर प्रोडक्ट के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो कहाँ स्वार्थ था इनका, ये भाई साहब ब्रिटिशर का स्वार्थ था टिम्बर में, ठीक है, कि यहाँ का टिम्बर हम ले जाएंगे कट करके वहाँ बेचेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश टिम्बर कंपनी जो ये काम करने आई थी उस पर बर्मीज किंग ने क्या किया, टैक्स लगा दिया। तो अब टैक्स लगा दिया तो ब्रिटिशर्स नाराज़ हो गए। ब्रिटिशर्स नाराज़ हो गए तो इन्होंने फाइट किया, चैलेंज किया और अपर बर्मा को ये एनेक्स कर ली। तो ये देख लिया हम कि बर्मा को ब्रिटिशर्स ने कैसे एनेक्स किया, ठीक है। तो कैसे किया, ब्रिटिशर्स आए, इनका क्या वहाँ वो था, आने का रीज़न क्या था कि एक तो वहाँ का फॉरेस्ट प्रोडक्ट और फ्रेंच का एक्सपेंशन रोकना था, कि अगर नहीं वो आते तो फ्रेंच यहाँ एक्सपेंड कर जाते, तो फ्रेंच को रोकने के लिए ये आए। ये पहला दो रीज़न हो गया। रोकने के लिए इन्होंने 3 फाइट लड़ा बर्मा से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में ये क्या किए, इन्होंने रंगून को कैप्चर किया और एक ट्रीटी किया, ट्रीटी ऑफ यंडोबा, ठीक है। सेकंड में ये भाई साहब क्या किए कि लॉर्ड डेलहौजी भाई साहब थे, लॉर्ड डेलहौजी थे, कब थे, इंडिया बर्मीज वॉर में लॉर्ड डेलहौजी थे। फिर इतना ही जानना है, ठीक है। और जानना है कि टिम्बर रिसोर्सेस को यूज़ करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। थर्ड था कि बर्मा के किंग जो थे वो टैक्स लगा दिए ब्रिटिश कंपनी पे जो टिम्बर के लिए आई थी। अब टैक्स लगा दिए तो नाराज़ हो गए, तो इन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया और फाइनली ब्रिटिशर्स ने बर्मा को एनेक्स कर लिया। हम लोगों ने 3 कंट्री का देख लिया। पहला देख लिया था कौन सा, एक तो हमने देख लिया नेपाल जिसमें ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ। क्या हुआ था इसमें, गोरखा थे, गोरखपुर था और ब्रिटिश थे। ब्रिटिशर्स ने इसे कब्जा किया, बाउंड्री नज़दीक हो गई, एक दूसरे से फाइट हुआ और फाइनली ट्रीटी ऑफ सुगौली में नेपाल को ये लोगों ने अपना बना लिया। पहला पड़े थे भूटान। इंडिया ने मतलब ब्रिटिशर्स ने असम को भूटान से कैप्चर किया 1816 में। फिर बाहर की जो भी मतलब एक ज्वाइनिंग में वो कंट्रीज़ थी ये बार बार इधर चैलेंज कर रहे थे इंडिया को,
जैसे ब्रिटिश इंडिया नहीं, ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो रहे थे, तो कमज़ोर होने के दरमियान में जितना भी पासेस था ना उधर असम की ओर, पहले नॉर्थ ईस्ट में अगर मैपिंग करोगे तो वहाँ देखोगे बहुत सारे पास हैं जाने के लिए। माउंटेन वाला एरिया ना, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पासेस होती है पहाड़ के बीच बीच से। तो ये सारे पासेस को ब्रिटिशर्स ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद फाइनली 1865 में भूटान को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो हमारा भूटान हो गया, हमारा नेपाल हो गया और हमारा बर्मा भी हो गया। चल अब चलते हैं तिब्बत। एंग्लो तिब्बतन रिलेशन। रिपोर्ट्स ऑफ रशियन आर्म एम्यूनिकेशन कमिंग इन तिब्बत अलार्म्ड लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भाई साहब थे सबसे पहले तो रिपोर्ट्स आई, कर्जन के पास एक खबर आई कि रशियन आर्म्स और एम्यूनेशन तिब्बत में आ रहे हैं, जिससे कर्जन सतर्क हो गया। ठीक, ही सेंट गोरखा कॉन्टिजेंट, गोरखास को नेपाल वाले, इन्हें तो पहले कब्जा कर चुका है ब्रिटिशर्स, तो कर्जन ने क्या किया, गोरखा कॉन्टिजेंट को अंडर कर्नल यंग हस्बैंड जो कर्नल थे, इनके अध्यक्षता में या इनके कमांडरशिप में गोरखास को भेजा गया कि जाके चेक करो भाई क्या मैटर है, क्या रशियन आर्म्स एम्यूनिशन आ रहे हैं। द लामाज ऑफ तिब्बत ऑफर्ड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस टू विच ब्रिटिशर रिस्पॉन्ड बाई ऑक्यूपाइंग लहासा। तिब्बत के जो लामा थे, जो वहाँ के किंग थे जिनका चलता है, जैसे अभी दलाई लामा है, ठीक है, तो इनके बाद कोई और भी बनेगा, इसके पहले भी कोई था। तो तिब्बत के जो लामा थे, इन्होंने ऑफर किया ब्रिटिशर को कि हम नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का यूज करेंगे ब्रो, नॉन वायलेंट तरीके से आओ बात करते हैं। बट ब्रिटिशर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, हासा को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब वो तो नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस चाहते थे, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ट्रीटी ऑफ हासा हुआ 1904 में। ठीक है, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स तिब्बत के बीच में। फिर क्या हुआ, एक मिनट भाई, हाँ, तो ट्रीटी ऑफ लहासा 1904 में किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और तिब्बत के बीच में हो गया। ठीक है, फिर देखो सिग्निफिकेंस क्या था, एंग्लो रशियन कन्वेंशन ऑफ 1907, एंग्लो रशियन कन्वेंशन हुआ था 1907 में। इससे क्या हुआ था कि इट प्रोवाइडेड दैट रशिया एंड ब्रिटेन वुड नॉट नेगोशिएट ऑन तिब्बत एक्सेप्ट थ्रू मीडिएशन विद चाइना। रशियन कन्वेंशन 1907 में बोला गया कि रशिया और ब्रिटेन तिब्बत पर नेगोशिएट नहीं करेंगे जब तक इसमें चाइना का इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, नेगोशिएशन होगा चाइना के साथ। ठीक है, इसलिए आज भी तिब्बत पे बोला जाता है कि तिब्बत वाले बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, बट चाइना बोलता है कि नहीं, तिब्बत में हमारे अंडर है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही है कि इंडिपेंडेंट कंट्री, एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री तिब्बत अपने आप को मानता है, बट चाइना बोलता है नहीं, ये चाइना के अंडर है ब्रो तिब्बत। ठीक है, तो रशियन कन्वेंशन 1907 में क्या हुआ था, रशियन कन्वेंशन 1907 में हुआ था कि ये बोला गया कि रशिया और ब्रिटिशर्स चाइना पर नेगोशिएट नहीं करेंगे जब तक मीडिएशन चाइना ना करवाओ, एक्सेप्ट थ्रू मीडिएशन विद चाइना, लीडिंग टू ओनली चाइनीज गेन इन द एंड ऑफ वॉर। इससे क्या हुआ कि वॉर के लास्ट में चाइनीज का गेन हो। ठीक है, मीडिएशन चाइना ही करेगा। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन टू कॉन्ट्रैक्टिंग रशियन पॉलिसीज बाई लॉर्ड कर्जन। इससे और क्या हुआ कि मतलब रशियन कन्वेंशन हुआ ना कि लॉर्ड कर्जन इस समय थे, तो ये रशियन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, कि रशिया को हेल्प नहीं करेंगे हम, चाइना जब तक मीडिएट नहीं करवाएगा तब तक तिब्बत पे बातचीत नहीं होगी। तो लॉर्ड कर्जन एक तरह से रशियन पॉलिसीज़ को काउंटर करने लग गए। ठीक है, तो हमने देख लिया भूटान, जिसमें असम को 1816 में कब्जा कर लिया था। फिर देखा नेपाल, ट्रीटी ऑफ सगौली। फिर हमने देखा बर्मा, इसमें हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ यंडाबो। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने देखा तिब्बत, ठीक है, जिस पे ब्रिटिशर्स ने अटैक करके लहासा को कब्जा कर लिया था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन भाई साहब को पता चला था कि यहाँ रशियन आर्म्स एंड एम्यूनेशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं, एंग्लो रशियन कन्वेंशन। एंग्लो रशिया कन्वेंशन में क्या हुआ कि रशिया और ब्रिटिशर्स तिब्बत पे बात नहीं करेंगे जब तक चाइना मीडिएट न कराए। ठीक है। एंग्लो अफगान रिलेशन लास्ट हम लोग कर रहे हैं, एंग्लो अफगान रिलेशन। तो टू काउंटर रशियन प्लान्स टू इंडिया, रशिया का ही है, रशिया का क्यों इशू हो रहा है ना, देखो मैप पे देखोगे ना हम लोग, तो तिब्बत यहाँ है, अफगानिस्तान इधर, और ये पूरा इधर रशिया है, ठीक है। तो रशिया का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी, रशिया का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी, मतलब बॉर्डर कंट्री है ना, तो वो नज़दीक है, तो रशिया से प्रॉब्लम होता था। टू काउंटर रशियन प्लान्स टू इंडिया, रशिया का जो भी प्लान था इंडिया को उसको काउंटर करने के लिए साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ नॉर्थ वेस्ट सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, जो जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइंटिफिक फ्रंटियर्स थी वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट में वो हेल्प करती थी। कैसे? मान लो हिमालय है, ये इंडिया है, तो नेचुरल जो भी नॉर्थ वेस्ट था जैसे ये हिमालय, तो इधर अगर रशिया है तो उसे इंडिया में आने के लिए हिमालय पार करना पड़ेगा। तो ये एज ए नेचुरल बाउंड्री बनाती थी जो बहुत टफ था टू क्रॉस दिस, ठीक है। तो नेचुरल बाउंड्री बनाता है हमारा हिमालयन, ठीक है, हमारा हिमालयन नेचुरल बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडिया एंड इधर वाली एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट भाई, हाँ बस बस हो गया। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग, तो ये इंडिया है ना, ये हिमालय है और इधर रशिया है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है हमारे कंट्री के लिए कि अगर आपको यहाँ आना है तो आपको हिमालय क्रॉस करके आना पड़ेगा ना, जो कि एक बहुत टफ है टू क्रॉस दिस। तो इंडिया के पास ये बेनिफिट है कि इधर से बचने के लिए हमारे पास नेचुरल ही ऐसा इंडिया बना हुआ है कि यहाँ पर हिमालय हेल्प करती है। एक यहाँ का मौसम जो इंडिया का सीज़न है जैसे विंटर, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि रशिया में काफ़ी ठंड पड़ती है, -30 -40 ऐसा ऐसा वहाँ पर वो रहता है। बट हमारे यहाँ इतना नहीं होता, हमारे यहाँ -1 डिग्री, चलो जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में और हो दिया तो -10 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हिमालयन एज ए बाउंड्री हेल्प करता है कि हिमालय इतना ऊंचा है ना कि ठंड उधर से इधर नहीं आ पाती है, ठीक है। वहाँ की जो कोल्ड एयर है जो इंडिया की तरफ फ्लो नहीं हो पाती है, तो ये हिमालयन का ही देन है कि इंडिया का सीज़न ऐसा ही रहता है जैसा हम लोग उसे डील कर पाएँ, बहुत हार्श नहीं होता है ठंड, ठीक है। तो सेम 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 लॉजिक यहीं हम लोग अपना रहे हैं कि हिमालय जो है एज ए नेचुरल बाउंड्री हमारा काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पर किया कि टू काउंटर रशियन प्लान्स टू इंडिया साइंटिफिक फ्रंटर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट सर्व्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट, ब्रिटिश का इंटरेस्ट को सब करते थे हिमालय या भी जो भी उधर के साइंटिफिक फ्रंटियर्स है वो, ठीक है। देयर वाज ए नीड ऑफ ब्रिटिश फ्रेंडली रूलर इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इन्हें एक फ्रेंडली रूलर का ज़रूरत था जो कि हेल्प करे इंडिया का। क्यों? मान लो यहाँ अफगानिस्तान है ब्रो और इधर रशिया है, ठीक है, और ऐसे हिमालय है, ठीक है। तो रशिया आएगा तो इधर से ही आएगा, ठीक है, अफगानिस्तान होते हुए ही आएगा। तो अगर यहाँ आपका रूलर से रिलेशन अच्छा है तो आप इधर भी रशिया को चैलेंज कर सकते हो इस एरिया में ही, ठीक। ऐसा थोड़ा अफगानिस्तान में आपका अपना रूलर है ना, उससे रिलेशन आपका अच्छा है तो दे विल ऑल्सो हेल्प अस कि भाई रशिया आ रही है, अब हम लोग यहाँ जाके फाइट दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि वो क्रॉस करके इंडिया आ जाए फिर ही फाइट हम लोग दे, हम लोग इधर भी फाइट दे सकते हैं। तो ये प्लान था उनका। तो इस दरमियान 2 एंग्लो अफगान वार हुआ, इंडिया ब्रिटिश और अफगानिस्तान का, ठीक है। 2 एंग्लो अफगान वार हुआ। पहला क्या था? फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, इट कंक्लूडेड विद ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजिंग दोस्त मोहम्मद एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक इंडिपेंडेंट रूलर हमने बना दिया पहला एंग्लो अफगान वार में।
पहला एंग्लो अफगान वार में हम लोगों ने एक अपना रूलर बनाया, कौन था? दोस्त मोहम्मद। ब्रिटिश रिकॉग्नाइज दोस्त मोहम्मद एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है। ये वॉर में कौन कौन थे? ये वॉर में ब्रिटिशर थे, शाह शुजा था और शीख था, ये तीनों मिल के लड़े थे वर्सेस अफगानिस्तान। तो हम लोग रशिया को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे या वहाँ अपने हिसाब से रूलर बनाएंगे। ठीक है, टू काउंटर रशिया। तो इन ब्रिटिशर्स के तरफ से ब्रिटिशर्स, शाह शुजा और शीख, ये एक टीम थी और वर्सेस अफगानिस्तान ये सेकंड टीम थी। तो एग्ज़ाम में आ जाएगा कि कौन कौन थी जो ब्रिटिशर का हेल्प किए थे इन एंग्लो अफगान वॉर। तो शाह शुजा और शीख लोग, शाह शुजा और शीख ये ब्रिटिशर का हेल्प किए थे वर्सेस अफगानिस्तान। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ? पहला में क्या हुआ? दोस्त मोहम्मद को यहाँ का रूलर बना दिया गया। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में हुआ था कि लिट्टन डिसाइडेड टू इन्वेड अफगान। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आएगा कि लिट्टन सोचा था कि हम अफगान को इन्वेड करेंगे फ्रॉम शेर अली, वहाँ शेर अली थे। ठीक है, शेर अली फ्लेड, शेर अली भाग गए। आफ्टर शेर अली फ्लेड, ट्रीटी ऑफ गंडमक वाज साइन बिटवीन याकूब अली एंड ब्रिटिशर्स। तो लिट्टन ने वहाँ अटैक किया, तो जैसे ही अटैक किया तो शेर अली भाग गए। तो अब शेर अली भाग गए तो वहाँ याकूब अली थे। याकूब अली भाई साहब से ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी कर लिया, ट्रीटी ऑफ गंडामक, ट्रीटी ऑफ गंडामक। ठीक है, अब क्या हुआ? आफ्टर याकूब अली एबडक्शन, अब्दुल रहमान वाज अपॉइंटेड एट न्यू अमीर। जब याकूब अली का एबडक्शन हो गया तो अब अब्दुल रहमान को वहाँ का नया अमीर बनाया गया। इन द एंड लिट्टन प्लान टू डिसमेंबरमेंट ऑफ अफगानिस्तान। फाइनली इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान को तोड़ दिया। लिट्टन ने अफगानिस्तान को तोड़ दिया, अलग अलग भाग में इन्होंने बांट दिया। उससे क्या हुआ? लिट्टन प्लान टू डिसमेंबरमेंट ऑफ अफगानिस्तान कुड नॉट बी कैरिड आउट एंड रिपन डिसाइडेड टू कीप अफगान एट बफर स्टेट। लिट्टन का प्लान था कि हम अफगानिस्तान को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट बना दे, लेकिन फिर जब रिपन आए तो ये बोले नहीं नहीं, तोड़ने से अच्छा है कि इसको बफर स्टेट बना दो। बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट होता है, ये हो गया रशिया, एक मिनट इसको हटने दो, ये हो गया रशिया इतना बड़ा, ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है, और ये हो गया इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक स्टेट रहेगा अफगानिस्तान। ये एज अ बफर स्टेट काम करेगा कि अगर रसिया अटैक करे तो पहले अफगानिस्तान होते हुए आए, पहले उसे अफगानिस्तान में अपना बड़ा कंट्री को बचाने के लिए बीच में एक छोटा कंट्री का हेल्प लिया जाता है, जो कि बीच में ऑलरेडी वो हैं अफगानिस्तान। अब ब्रिटिशर्स को क्या करना था कि अफगानिस्तान को आप एनेक्स कर लो। अब रशिया चाहेगा इंडिया पे अटैक करना तो भाया अफगानिस्तान ही वो आएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसे अफगानिस्तान में ही चैलेंज कर सकते हैं, तो बीच वाले को बफर स्टेट बोलते हैं। चलो, ये हो गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में हम लोगों ने क्या किया कि रशिया से बचने के लिए अफगानिस्तान में अपने हिसाब से वहाँ का किंग बनाएंगे। पहले हम लोगों ने बनाया दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद से भी काम नहीं चला, फिर से फाइट हुआ। तो जब बाद में लिट्टन भाई साहब आए तो लिट्टन ने अफगानिस्तान को इन्वेट करना चाहा और चाहते थे कि डिसमेंबरमेंट हो जाए, टूट टूट के अलग अलग पार्ट हो जाए, जिससे अफगानिस्तान वीक हो जाए। लेकिन रिपन ने क्या चाहा? रिपन ने चाहा कि नहीं, उसे एज अ बफर स्टेट ही रखा जाए, तो अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट रखा गया। ठीक है, तो हम लोगों ने नेबरिंग कंट्री देख लिया, जिसमें भूटान देखा, जिसमें नेपाल देखा, जिसमें बर्मा देखा, बर्मा जो म्यांमार वाला एरिया था, फिर हम लोगों ने तिब्बत देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा? अफगानिस्तान। अब हम लोग आगे चलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। एक बार ये देख लेते हैं। देखो, यहाँ डलहौजी थे बर्मा में, तिब्बत में करजन आए और अफगान में लिट्टन थे, लिट्टन के बाद रिपन भी थे। ठीक है, तो ये देख लेना कि बर्मा मैच द फ्लोइंग आएगा। बर्मा में कौन थे? डलहौजी, फिर आया तिब्बत, तिब्बत में थे करजन,
तिब्बत में करजन। फिर आया अफगानिस्तान, इसमें थे लिप्टन और रिप्पन। ठीक है, रिप्पन ने बफर स्टेट की तरह उसे बनाया। लिप्टन चाहते थे कि हम उसे तोड़ तोड़ के पूरे अफगानिस्तान को अलग अलग बार में बांट के कमज़ोर कर दें। ठीक है, अब चलते हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड का एक पॉलिसी था फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी क्या था कि रसिया से बचने के लिए ये पॉलिसी लेके आए थे ऑकलैंड ने। ऑकलैंड रसिया से बचने के लिए एक पॉलिसी लेके आए थे, फॉरवर्ड पॉलिसी। इट वॉज टू प्रोटेक्ट इंडियन बाउंड्रीज फ्रॉम रशियन अटैक आइदर थ्रू ट्रीटी और एनेक्सिंग नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इंडिया को रसिया से बचाना है, तो कैसे बचाएंगे? या तो जो बगल वाले नेबरिंग कंट्री है उससे आप ट्रीटी कर लो या उसको एनेक्स कर लो, तो इंडियन बाउंड्री सेफ रहेगी। ट्रीपार्टाइट ट्रीटी विद सिख एंड शाह शुजा वाज साइंड बाय द ब्रिटिश आफ्टर दोस्त मोहम्मद ऑफ अफगान एंड साइडेड विद रशिया एंड प्रोशिया। हम लोगों ने देखा कि जब अफगान को हम लोग एनेक्स करना चाह रहे थे रशिया से बचाने के लिए, तो ब्रिटिश के तरफ से ब्रिटिशर्स शाह शुजा और सिख हेल्प किए थे, शाह शुजा और सिख। तो सिख लोग कहाँ थे? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। ठीक है, तो एक तो जम्मू कश्मीर वाले से आप ट्रीटी कर लो, शाह शुजा भाई साहब भी उधर ही थे, तो आप इनसे ट्रीटी कर लो। क्यों? कि रशियन जब आएंगे, एक मिनट, ये हो गया रशिया, ये हो गया अफगानिस्तान, यहाँ है सिख, यहाँ शाह शुजा। ठीक है, तो जब रशियन आएंगे तो इसी रूट से आएंगे ना, इंडिया उन्हें आना है तो इसी रूट से आएंगे। तो सबसे पहले तो आप अफगानिस्तान पे भी आपका है, तो अफगानिस्तान में ही आप चैलेंज कर दोगे। अफगानिस्तान से आगे आए तो यहाँ सिख लोग आपके ही हैं। ठीक है, यहाँ आप ट्रीटी कर चुके हो या सिख या जम्मू कश्मीर को एनेक्स कर चुके हो। शाह शुजा भाई साहब से आप ट्रीटी कर चुके हो कि वी विल हेल्प ब्रिटिश इंडिया, हम लोग ब्रिटिश इंडिया के अधीन हैं। ठीक है, मान लो ये ट्रीटी हुआ, तो अगर ब्रिटिश रशियन आएंगे तो ये लोग आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते थे फॉरवर्ड पॉलिसी, कि आप अपने बॉन्ड नेबरिंग कंट्रीज के साथ या तो आप उसे एनेक्स कर लो, पूरा कब्जा कर लो तो आप ही हो वहाँ, या फिर इनसे ट्रीटी कर लो। ठीक है, कि जब कोई दूसरा कंट्री आपको आपके तरफ अटैक करने आए तो यहाँ से गुजरते हुए आए, तो आप ही के अंडर है, आपने एनेक्स कर चुका है तो वो अभी आपके अंडर है, बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है, या फिर आप ट्रीटी कर लिए हो तो वहाँ भी हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रीपार्टाइट ट्रीटी जो हुआ था सिख और शाह शुजा के साथ ब्रिटिशर्स ने किया था। ये अगर पूछ देगा कि ट्रीपार्टाइट ट्रीटी में कौन कौन थे, तो शाह शुजा थे, ब्रिटिशर्स थे और एक था सिख। ठीक, उसके बाद हम लोग रशियन के अगेंस्ट या उनसे बचने के लिए हम ये फॉरवर्ड पॉलिसी जो ऑकलैंड लेके आए थे इसका हेल्प लिए। फिर दुरंद लाइन वाज ड्रॉन बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश टेरिटरीज। जो अफगानिस्तान था, मान लो ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान है, तो ये बीच वाले लाइन को दुरंद लाइन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज लेटर क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, ये जो प्रोविंस था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया। इट वाज रिजल्टेड ऑफ कंसेंसस बिटवीन ट्राइबल्स एंड ब्रिटिश कर्जन, फॉलोड पॉलिसी विड्रॉल ऑफ एंड कंसंट्रेशन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देखना है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये जो एक मिनट, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ये ब्रिटिशर्स के अंडर किसने लेके आया? कर्जन ने। बस इतना ध्यान रखना। चलो आगे। उसी के टाइम पीरियड में आया था। कर्जन का एक पॉलिसी था विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन, पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पूछ देगा किसका था, तो ये कर्जन का था। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि फॉरवर्ड पॉलिसी किसका था, तो ये ऑकलैंड का था। रशिया से बचने के लिए एनेक्स कर लेते बगल वाले को। अब हम लोग करते हैं कुछ
और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी। अभी तक हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया कि एक फॉरवर्ड पॉलिसी, एक देख लिया विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी। अब हम लोग देखेंगे रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, और क्या क्या हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की, लिट्टन की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, फिर जॉन लॉरेंस का पॉलिसी था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ये कुछ पॉलिसी यूज किया गया था। कौन कौन पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व एंड पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ये पॉलिसी हम नेक्स्ट वीडियो में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार में सारा पॉलिसी हो जाएगा, ऐसे टाइम बहुत लग जाएगा। तो एक बार हम तब तक रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या किया आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि नेबरिंग कंट्री को कैसे मिलाया गया। तो भूटान में हम लोगों ने देखा कि असम को ऑक्यूपाई कर लिया 1816 में, फिर फाइनली भूटान सरेंडर किया 1865 में। फिर हम लोगों ने देखा नेपाल, गोरखा वाला मैटर, ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था, ठीक है। फिर बर्मा में हम लोगों ने देखा कि बर्मा फॉरेस्ट में ब्रिटिशर्स बहुत इंटरेस्टेड थे और फ्रेंच के एक्सपेंशन को रोकना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ कि टिम्बर के लिए यहाँ एक कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी टिम्बर के लिए आई, डलहौजी भाई साहब थे, ठीक। टिम्बर कंपनी पे फाइन लगा दिया गया, जिससे फिर अपर बर्मा को भी एनेक्स कर लिया गया। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ यंडोबा। फिर एंग्लो तिब्बतन, तिब्बत को कैसे कब्जा किए, तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। इन्होंने लहासा को वो कर लिया एनेक्स, ठीक, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एंग्लो रशियन कन्वेंशन हुआ 1907 में। एंग्लो रशियन कन्वेंशन में बात हुआ कि रशियन और ब्रिटिश तिब्बत पे बात नहीं करेंगे, जब तक तिब्बत पे बात नहीं करेंगे एक्सेप्ट थ्रू मीडिएशन विद चाइना, चाइना के थ्रू मीडिएशन ना कराया जाए, ठीक है। उसके बाद अफगान वार हुआ, अफगान वार हो गया रशिया के चक्कर में। रशिया ब्रिटिश आना चाहते, ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश इंडिया में आना चाहते थे, ठीक है। तो बचा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान को हम लोग एज ए बफर स्टेट यूज करना चाहते थे कि वो लोग इधर से आए। एक बात था कि हिमालय हमारा नेचुरल वो हेल्पर के रूप में यूज आता है, अभी भी आता है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान को अगर हम लोग बफर स्टेट बना ले, अफ़गानिस्तान को एनेक्स कर ले, तो रशियन को हम और अच्छा से चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट बनाने पे काम किए। यहाँ पहला एंग्लो वॉर हुआ, उसमें से ब्रिटिशर्स शाह शुजा और सिख, ब्रिटिशर्स की हेल्प किए शाह शुजा और सिख, ठीक, ये हेल्प किए। और यहाँ फाइनली दोस्त मोहम्मद को ब्रिटिशर्स ने यहाँ का रूलर बनाया, ठीक। फिर हुआ बाद में कि लिट्टन का प्लान था कि अफ़गानिस्तान को डिसमेंबरमेंट कर दे, मतलब तोड़ दे काफ़ी सारे पार्ट्स में, ठीक है, जिससे अफ़गानिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। बट जो रिपन भाई साहब आए, इनका प्लान था ना ना रहने दो, इसको एज अ बफर स्टेट हम लोग यूज़ करेंगे। बफर स्टेट क्या होता है, रशिया, बीच में अफ़गानिस्तान और यहाँ इंडिया। तो अगर ये अटैक करेंगे रशियन, तो अफ़गानिस्तान होते हुए अटैक करेंगे। तो अगर अफ़गानिस्तान को आपने एनेक्स कर लिया है, तो आप यहाँ भी फाइट दे सकते हो, या फिर ट्रीटी कर लिया है तो ये आपके ही रूलर हैं, आपका ही हेल्प करेंगे अफ़गानिस्तान। ये हो गया बफर स्टेट का काम। फिर हमने पॉलिसी एक पढ़ा फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी क्या होता है कि जो भी नेबरिंग कंट्री है आपका, आप उसको या तो एनेक्स कर लो ब्रो, या फिर उनके साथ ट्रीटी कर लो। ट्रीटी करोगे या एनेक्स करोगे तो वो आपका हेल्प हो जाएगा कि बाकी कंट्री बाहर वाली जो बिग कंट्रीज़ है वो आप पे अटैक करें, तो आप लोग वहीं से उन पे चैलेंज कर सकते हो। फिर आ गया डुरंट लाइन। डुरंट लाइन है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन, ये करजन भाई साहब लेके आए थे, ठीक है, करजन लेके आए थे। फिर अच्छा एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं कि जब हम लोग मराठा पढ़ रहे थे ना, मराठास, तो मराठास के बारे में हम लोग पढ़े थे गायकवाड़ और बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर इंदौर वाले, सिंधिया ग्वालियर वाले और पेशवा पुणे वाले थे। फिर यहाँ एक मराठास में चलता था अष्टप्रधान। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ देंगे कि अष्टप्रधान कब इस्टेब्लिश थे, मराठास में, मैसूर में, पोर्टुगीज़ में, मुगल्स में, तो ये मराठास में थे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्या होता था, तो 8 मिनिस्टर होते थे, जिसको मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोल सकते थे, ठीक है। तो 8 मिनिस्टर का ग्रुप होता था जो वहाँ का
डिसीजन लेते थे मराठास का, जिसमें पेशवा हेड करते थे। पेशवा एज अ पीएम हेड करते थे बाकी ग्रुप्स को, मतलब बाकी मेंबर्स को। ठीक है, तो अष्टप्रधान क्या है? 8 मिनिस्टर का ग्रुप मराठास के टाइम में था। ठीक है, शिवाजी 1674 में इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर। पहला नहीं, इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर किसने बनाया? शिवाजी ने 1674 में। किससे जीता था? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी को हराकर इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर बनाया। किसने? शिवाजी। शिवाजी ने ही रायगढ़ फोर्ट से अपने आप को टाइटल दिया था छत्रपति था। तो अगर किसी ने पूछा कि शिवाजी को छत्रपति का टाइटल किसने दिया, तो ये खुद अपने आप को टाइटल दिए थे रायगढ़ से, जब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हराया और जब पहला इंडिपेंडेंट हिंदू अंपायर बनाया, तो शिवाजी ने खुद को एक टाइटल दिया छत्रपति। कहाँ से? रायगढ़ फोर्ट से। फिर अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर्स के ग्रुप होते हैं जिसे पीएम हेड करते हैं, और ये मराठाज में थे। चलो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे ये, हम लोग एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जो इन्होंने अपना पारामाउंटेंसी बनाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इन्होंने यूज़ किया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके इसे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।